Hello students, myself Dinesh Kumar Jain, DGSF from Kota, my channel Meditech Kota। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम क्या है कि वेरियस मॉडल्स के बारे में ब्रीफ आइडिया लेंगे। उसके बाद मेनली हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एंड बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। बोर एटॉमिक मॉडल में हम रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इनके बारे में बात करेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल इनके बारे में बात करेंगे। और इनसे जुड़ी डिफरेंट क्या है एसोसिएटेड जो चीजें इनके बारे में भी आपको बात करेंगे। और आपको स्पेक्ट्रल एंड फॉर्मूला भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें बोर एटॉमिक मॉडल में हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से जो स्पेक्ट्रल लाइंस मिलती हैं उनके बारे में भी आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जैसे लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पार्शियल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फूड सीरीज आपको कब मिलती है, कौन सी सीरीज क्या है, कौन से वाले क्या है स्पेक्ट्रम में आपको मिलेगी, ये सारी बातें आपको यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नॉर्मली नीट में आने की प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर से होती है। यदि आप वीडियो को बिल्कुल कॉन्स्टेंटली क्या है कि पूरे फोकस्ड वे में अगर सुनेंगे तो 100% गारंटी है आप क्वेश्चन को क्या है कि इस छोटे से वीडियो के थ्रू आप क्या है कि क्वेश्चन को 100% गारंटी से सही बना पाएंगे। तो लेट्स सी। सबसे पहले आपको बात बता रहे डाल्टन एटॉमिक मॉडल के बारे में। जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसका मेन फोकस है यहाँ पे एटम इंडिविजिबल है। यहां से कोई क्वेश्चन नॉर्मली पूछा भी नहीं जाता है और आपको ये याद रखना है यहाँ पे एटम क्या है, एटम यहाँ पे इंडिविजिबल है। और इसने बताया कि सभी एलिमेंट्स हाइड्रोजन एटम से मिलकर बने हुए हैं। काफी लंबे क्या है कि समय के लिए डाल्टन एटॉमिक मॉडल चला। उसके बाद थॉमसन नाम का साइंटिस्ट आया। थॉमसन नाम के साइंटिस्ट ने किया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और क्लम कोडिंग मॉडल बनाया। जैसे ही क्या कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई वैसे ही क्या कि डाल्टन का एटॉमिक मॉडल लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि डाल्टन के अकॉर्डिंग एटम क्या था, इंडिविजिबल। और थॉमसन ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी, जिससे प्रूव हो गया कि एटम डिविजिबल है। थॉमसन ने कौन सा मॉडल प्रपोज किया? थॉमसन के मॉडल का नाम है प्लम कोडिंग मॉडल, या दूसरा नाम है इसका सीड्स वाटरमेलन मॉडल। ओके, इस मॉडल का क्या है सबसे खास बात क्या है कि पहली बार किसी साइंटिस्ट ने एटम के शेप के बारे में बताया। इसके अकॉर्डिंग एटम क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर क्या है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। और इस मॉडल के अंदर क्या था, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पड़े होते हैं जैसे क्या है कि सीड से वाटरमेलन। ओके, और पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। इसने क्या है कि एटम की रेडियस का भी डिस्कशन किया। इसके अकॉर्डिंग एटम की जो रेडियस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर ऑर्डर की होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, इस मॉडल को जानते हैं हम प्लम कोडिंग मॉडल के नाम से। ओके, आगे बात करते हैं आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। रदरफोर्ड ने क्या है कि अपने एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या बताया कि एटम यहाँ पे क्या है कि सॉलिड स्फीयर नहीं है, एटम यहाँ पे क्या है कि होलो स्फीयर है। एटम के अंदर क्या है 99% से ज्यादा मास, 99.99% से ज्यादा मास एटम के अंदर एक स्मॉल प्लेस, एक स्मॉल रेडियस अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻15 मीटर इसमें कंसेंट्रेट होता है। इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि एटम का कितना मास है, मोर देन 99.99% मास। ये तो क्या है कि न्यूक्लियस के अंदर है। और 100% पॉजिटिव चार्ज इस न्यूक्लियस के अंदर है। और यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या है कि डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन क्या थे, रेंडमली पड़े हुए थे। ओके, पहले इलेक्ट्रॉन रेंडमली पड़े हुए थे, पता नहीं था कि कहाँ थे। ओके, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट सर्कुलर ऑर्बिट में, और जिनको क्या है कि घूमने की जो सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो कहां से मिलती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से। ये रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की खास बातें थी। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में क्या है, इससे एसोसिएटेड जो अचीवमेंट थे वो कभी कभी क्या है कि क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं आपको नीट में। वो क्या है वो आपको क्या है कि 1 by 1 इंपॉर्टेंट बातें आपसे डिस्कस करा। देखो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में सबसे पहली बात तो आपको ये पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, ये सपोज न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस पे न्यूक्लियर चार्ज है। यहाँ पे क्या है कि अल्फा पार्टिकल
गोल्ड फॉइल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, उसका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, जिसको या थीटा डिफ्लेक्शन एंगल है। यदि यहाँ पे n नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल है, तो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि अल्फा ही हो, तो n यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शन होता है न्यूक्लियर चार्ज के स्क्वायर के, प्रोपोर्शन होता है 1/sin4 थीटा/2। तो कभी कभी आपको क्या है कि इसका कोई क्वेश्चन आ सकता है, n के यहाँ पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल, n और थीटा के बीच का जो ग्राफ है, ये ग्राफ होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का। ग्राफ का शेप क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इससे क्या होता है कि मेजॉरिटी जो अल्फा पार्टिकल है वो न्यूक्लियस से सीधे निकल जाते हैं। जो अल्फा पार्टिकल सीधे गया वो वापस लौट आया। ऐसे अल्फा पार्टिकल कम थे जो क्या है कि वापस अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन लौट आए, इनका नंबर यहाँ पे बहुत कम था। कितना था, <1/8,000। कभी कभी ये डायग्राम का भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये डायग्राम बिल्कुल सीधी सिंपल बात है, ये बी, इसको बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, जिसकी वैल्यू स्टैंडर्ड है यहाँ पर के इलेक्ट्रोसिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है, के JD² cos θ/2 अपॉन ई एनर्जी है, जिसको आप जूल में लिखेंगे। थीटा यहाँ पे एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो देखो जो अल्फा पार्टिकल सीधे गए वापस लौट के आ गए, जिनकी डिस्टेंस कम थी है उनकी क्या है कि फोर्स ज्यादा लगा, वो भी वापस आए। ऐसे पार्टिकल कम थे, जो दूर थे वो क्या हुआ, सीधे सीधे अनरिफ्लेक्टेड चले गए। ऑलमोस्ट इससे क्या पता चला, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज होलो। जबकि क्या है कि उसने क्या बताया था थॉमसन ने कि एटम के अंदर क्या है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, जबकि डाल्टन इसने क्या बताया आपको रदरफोर्ड ने कि यहाँ पे एटम का क्या है कि मैक्सिमम मास कहां पर है, न्यूक्लियस में कंसंट्रेटेड है। मेजर पार्ट ऑफ द एटम क्या है, इसका होल होता है। ओके, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बेस पे आपसे क्या है कि एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, ये होता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू न्यूक्लियस। सपोज न्यूक्लियस हमारा हेवी है या न्यूक्लियस को क्लेम कर रखा है जो रेस्ट पोजीशन में है। अब आपको क्या है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पूछी जाएगी। ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है इस टाइप का। ये कोई न्यूक्लियस है, अगर ये कॉपर का न्यूक्लियस होता तो चार्ज कितना होता, 29 E। गोल्ड का होता तो चार्ज लिखेंगे आप 79 E। सिल्वर का होगा तो न्यूमेरिकल में लिखेंगे आप 47 E। ओके, अब यहाँ से लार्ज डिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं, हमेशा लार्ज डिस्टेंस है फिजिक्स में, जब भी लार्ज आएगा उसका सेंस आप इनफाइनाइट लगेगी। लार्ज डिस्टेंस से अगर अल्फा पार्टिकल आएगा, अल्फा पे चार्ज होगा 2E, प्रोटॉन आएगा, प्रोटॉन पे चार्ज होगा E। जो चार्ज पार्टिकल जैसा दिया उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सपोज ये लार्ज डिस्टेंस से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, अल्फा है तो इसका चार्ज कितना है 2E। जहां तक क्वेश्चन अल्फा का आता है, बाकी प्रोटॉन का कर सकता है। एनर्जी ऐसा कोई जरूरी नहीं हमेशा आपको क्या है कि डायरेक्ट ही हो, कई बार क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस देता है तो एनर्जी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। आपको क्या पूछा है यहाँ पर, क्या है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच टू न्यूक्लियस पूछा है। अब जैसे जैसे अल्फा पार्टिकल जाएगा, कुछ आपने वेलोसिटी दे रखी है, सपोज इसकी काइनेटिक एनर्जी E जूल है, तो यहाँ पर ये अल्फा पार्टिकल जब जाएगा तो क्या है कि यहाँ पे म्यूचुअल रिपल्शन होगा, ये यहाँ फिक्स है। तो म्यूचुअल रिपल्शन से क्या होगा, सिमिलर चार्ज है तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर इसकी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की 0 हो जाएगी। वो डिस्टेंस इसके न्यूक्लियस के सेंटर से, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। जहां से स्टार्ट हुआ इस पॉइंट का नाम A है, जहां पे पहुंच गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे, इस पॉइंट का नाम D है। अब हम क्या है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए A पॉइंट एंड B पॉइंट पे लगा देंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी A पर इक्वल लिख दिया हमने मैकेनिकल एनर्जी B पर। आपको क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी A पर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी A पर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी B पर प्लस पोटेंशियल एनर्जी B पर। A पे न्यूमेरिकल में आपको काइनेटिक एनर्जी दे रखी होगी। अगर आपको क्या है वोल्टेज दिया है तो चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस कर देना। अदरवाइज ये काइनेटिक एनर्जी की सपोज वैल्यू है E जूल। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है चार्ज पार्टिकल की, K Q1 Q2 4 R। क्योंकि आपको चार्ज पार्टिकल को कहां से स्टार्ट किया है, लार्ज डिस्टेंस से, जो अगर डिस्टेंस इन्फिनिटी तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0। B पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का पॉइंट है। इसके बाद चार्ज पार्टिकल वापस रिटर्न हो जाएगा, तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन न्यूक्लियस एंड दिस चार्ज पार्टिकल। अब पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिखोगे आप, K जो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। अगर क्वेश्चन अल्फा का है तो अल्फा पे चार्ज 2 है, याद रखना। प्रोटॉन होगा तो चार्ज नहीं रखना, K Q1
Q2 जैसा मैंने आपको बताया, गोल्ड का न्यूक्लियस होगा तो 79 ही रख देना, सिल्वर का होगा तो 47 ही रख देना, जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग रख देना। K Q1 Q2, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 है अपॉन R0। ये R0 यहाँ से निकल जाएगा, E की वैल्यू हमेशा आपको जूल में रखनी होगी। यहां से सोल्व करेंगे तो R0 की वैल्यू आपको मीटर में आएगी, लेकिन आंसर आपको क्या है कि एंगस्ट्रॉम में दे रखा होगा, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। 1 मीटर इक्वल होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। कंफ्यूज मत हो जाना, 10⁻−10 नहीं, वो तो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल होता है 10⁻−10 मीटर। जब आप मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो 1 मीटर इक्वल होता है 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी होगी, हो सकता है आपको क्या है कि कोई दूसरे पॉइंट सी पे काइनेटिक एनर्जी पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको सी पॉइंट पे पूछेगा तो यहाँ की डिस्टेंस क्वेश्चन में आपको दे रखी होगी, कुछ भी मान लो R1, तो अब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी का डेरिवेशन लगा देना और इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से क्या है कि इसे सोल्व कर सकते हैं। अब आपने क्या है कि यहाँ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल देखा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के फेल होने के क्या है कि मेन रीजन क्या थे। ये क्या है कि हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को, लाइन स्पेक्ट्रम को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा था। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम का स्पेक्ट्रम होना चाहिए कंटिन्यूअस, और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है ये होता है स्पाइरल। ओके, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एटम अनस्टेबल है, और यहाँ पे क्या है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन क्या है कि कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता जाएगा और अप्रोक्सीमेटली 10⁻−8 सेकंड में न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग क्या है कि एटम अनस्टेबल है, और रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग एटम स्पेक्ट्रम कैसा होता है कंटिन्यूअस, जबकि रियलिटी में एटम का स्पेक्ट्रम क्या होता है लाइन स्पेक्ट्रम। इसके बाद स्टार्ट होता है बोर एटॉमिक मॉडल। अब बोर एटॉमिक मॉडल के क्या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको बता रहा हूं। बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या है कि सबसे पहली बात है स्टेबल ऑर्बिट कौन सी है। स्टेबल ऑर्बिट भी बोल सकते हैं इनको, क्या है कि ऑर्बिट ऑफ कांस्टेंट रेडियस भी बोल सकते हैं, फिक्स रेडियस वाली। ओके, हम स्टेबल ऑर्बिट पता है किनको बोलते हैं, उन ऑर्बिट्स को स्टेबल ऑर्बिट बोलते हैं जिनमें रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की स्पीड कांस्टेंट होती है। इन ऑर्बिट्स में रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट टाइम के लिए विदाउट एनर्जी एमिशन और विदाउट एनर्जी एब्जॉर्प्शन रिवॉल्व कर सकता है। इन ऑर्बिट्स का नाम है स्टेबल ऑर्बिट। बोर ने क्या है कि अपने मॉडल में यह भी बताया कि एनर्जी का एमिशन कब होगा, किस फॉर्म में होगा, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कब होगा, किस फॉर्म में होगा। देखो इसने बताया कि जब भी क्या है कि एटम में कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में ट्रांजिशन करेगा तो एनर्जी का एमिशन होता है सिर्फ और सिर्फ फोटोन की फॉर्म में, और कितनी एनर्जी एमिट होगी, दोनों के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के इक्वल। और बोर एटॉमिक मॉडल में जो हमारा क्या है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की क्या है कि रिकॉइलिंग को कंसिडर नहीं किया हुआ, ये आप ध्यान रखिए। तो देखिए ये यहाँ पे क्या है कि आपको एनर्जी एमिशन बताया है। ये कोई हायर एनर्जी ऑर्बिट है, ये लोअर एनर्जी ऑर्बिट है। इस हायर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एनर्जी है En2, और इस लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड एनर्जी है En1। Whenever any electron will make transition from any higher energy orbit to any lower energy orbit, then energy will be emitted only and only in the form of photon। और वो कितनी होगी, En2 - En1। ये बात याद रखिए कि यहाँ पे किसके इक्वल है, hν इक्वल टू किसके इक्वल है, Hc/λ। ये बात याद रखिए कि बोर एटॉमिक मॉडल में एटम का जो रिकॉइल होता है इसको इग्नोर किया हुआ है। अब आपको बताते हैं एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कितना होगा और कैसे होगा। जब भी क्या है कि किसी भी हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम लाइक आयन में कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, यहाँ पे सपोज एनर्जी En1 है, यहाँ पे क्या है कि हायर एनर्जी ऑर्बिट में एनर्जी En2 है। तो जब भी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होना है तो ये वैसा नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन क्या है कि किसी भी हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में आता था तो एनर्जी का एमिशन सिर्फ और सिर्फ फोटोन की फॉर्म में होता था। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में जाना होता है तो इसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ये एनर्जी है किसी भी फॉर्म में ले सकता है, ये फोटोन से भी ले सकता है, इलेक्ट्रॉन से भी ले सकता है, एटम से भी ले सकता है, आयन से भी ले सकता है, मॉलिक्यूल से भी ले सकता है, कंपाउंड से भी ले सकता है। तो इसको तो खाली एनर्जी की जरूरत है। कितनी एनर्जी की जरूरत है, इतनी एनर्जी मिल जाए कि जहां पे इसको जाना है वहां पहुंच जाए। तो डेल्टा ई कितना है, En2 - En1। ये इसने बात बताइए एनर्जी एब्जॉर्प्शन के बारे में। और नेक्स्ट बात इसने बताइए कि यहाँ पे क्या है कि एटम में इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जिसको लिखा हमने mvr, h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है। n की वैल्यू यहाँ 1 2 3 4 होगी। h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। इसके बाद इसने अपने मॉडल में क्या है कि
थर्ड बात तो वही बताइए जो रदरफोर्ड बताया गया था। सर्कुलर ऑर्बिट में क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा, यदि किसी भी चीज को सर्कुलर पाथ पे चलना है तो सेंट्रीपेटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। सेंट्रीपेटल फोर्स कहां पे मिलेगा, न्यूक्लियस जिस पे चार्ज कितना है जेडी, इलेक्ट्रॉन जिस पे चार्ज कितना है माइनस ई, उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है उससे क्या है कि यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स मिलेगा। तो देखो सेंट्रीपेटल फोर्स ये कितना है mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या के प्लस जेडी माइनस ई अपॉन आर स्क्वायर। So necessary centripetal force required for circular motion is provided by electrostatic attraction between nucleus and revolving electron. Okay? तो ये बोर एटॉमिक मॉडल के क्या है कि खास पोस्टुलेट से बोर एटॉमिक मॉडल सिर्फ उन्हीं के क्या है कि स्पेक्ट्रम को जस्टिफाई करेगा जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अब आपको क्या है कि बोर एटॉमिक मॉडल से जो क्या है कि प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आपको कई सारे फॉर्मूले की जरूरत होगी। उन फॉर्मूले को मैं आपको क्या है कि 1 by 1 डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आप नीट के स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको क्या है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। निकालने का तरीका तो आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन क्या है कि फॉर्मूले यदि आपको याद नहीं होंगे तो एग्जाम में आपको क्या है कि सोल्व करने में टाइम ज्यादा लग जाएगा, और यदि टाइम ज्यादा लग जाएगा तो आप क्या है कि आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे, आपका पेपर छूट जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आपको क्या है कि दो आपको क्या है कि इक्वेशन दिखाई दी, हर जगह इन दो इक्वेशन से काम चलेगा। पहली कंडीशन तो क्या थी, क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो क्या थी हमारी mvr इक्वल टू एनएच अपॉन 2 पाई, और दूसरी इक्वेशन क्या थी सर्कुलर पाथ की कंडीशन, जो क्या था mv स्क्वायर अपॉन r इक्वल टू kjd स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इन दो इक्वेशन को यदि आप यूज करेंगे तो आपको क्या है कि सर्कुलर पाथ की रेडियस का फॉर्मूला मिल जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो आपको सर्कुलर पाथ की रेडियस का ये फॉर्मूला मिलेगा, r इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m kjd स्क्वायर। ओके, तो डियर स्टूडेंट इस फॉर्मूले को आप यू भी लिख सकते हैं, n स्क्वायर अपॉन जेड इंटू एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है कि कभी भूल जाओ तो आप इससे निकाल लेना, भूलना आपको है नहीं, क्योंकि नीट में इतना टाइम होगा नहीं कि आप निकालोगे। mvr इक्वल टू क्या है एनएच अपॉन 2 पाई, यहां से क्या निकाल लीजिए v निकाल लीजिए, v क्या आएगा एनएच अपॉन 2 पाई एम आर। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास mv स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू के जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहां से v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ये nth ऑर्बिट में रेडियस है, इसे जब आप सोल्व करते हैं तो यहाँ पे nth ऑर्बिट में रेडियस का फॉर्मूला आता है n स्क्वायर अपॉन जेड, इसको आपको रट के रखना है इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। अगर nth ऑर्बिट की रेडियस का आप फर्स्ट ऑर्बिट से गए कि उसी एटम के अंदर रिलेशन लिखेंगे तो ये आता है n स्क्वायर इंटू r1। न्यूमेरिकल में आपको क्या है, अगर एरिया वगैरह पूछा जाएगा तो पाई r स्क्वायर लिख देना। रेडियस किसके प्रोपोर्शनल है, n स्क्वायर अपॉन जेड की, एरिया किसके प्रोपोर्शनल होगा n4 अपॉन जेड स्क्वायर की। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे ग्राफ भी पूछा जा सकता है। यदि आपसे ग्राफ पूछा जाएगा रेडियस का n स्क्वायर के साथ तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, यदि जेड कांस्टेंट है तो। यदि ग्राफ आपको पूछा जाएगा r और n का, तो यहाँ पे कई बच्चे गलती कर जाते हैं, r और n स्क्वायर का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, लेकिन r और n का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, r और n का ग्राफ होगा पैराबोला, और पैराबोला का मुंह किधर मुड़ेगा, जिधर पावर 1 होगी इक्वेशन में, पावर किधर 1 है r की तरफ, तो यहाँ पे पैराबोला का ग्राफ होगा। ओके, अब यहाँ पे अगर r और z का ग्राफ बनाया जाएगा तो ये ग्राफ होगा हाइपरबोलिक शेप का। ओके, ये मैंने आपको क्या रेडियस के बारे में बताया। अगर एरिया पूछा जाए nth ऑर्बिट का तो क्या लिखोगे, पाई आर एन स्क्वायर। अगर फर्स्ट ऑर्बिट का लिखोगे तो क्या लिखोगे, पाई आर वन स्क्वायर। इन दोनों का रेशियो करोगे तो क्या मिलेगा, आर एन अपॉन आर वन का स्क्वायर, जो कितना हो जाएगा, आर एन अपॉन आर वन बताया था एन स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा एन फोर। तो आपने देखा यदि आपको कभी ग्राफ बनाना हो किसके बीच में, आर एन अपॉन आर वन, देखो अगर आपको आर एन अपॉन आर वन, ये तो कितना आ गया एन स्क्वायर, दोनों साइड लोग ले लो, तो लोग ले लोगे तो क्या बनेगा 2 लोग है। ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अगर पूछा जाएगा तो बच्चों को कई बार क्या है फॉर्मूला पता होता है, लेकिन कई बार क्या है कि इमीडिएट ग्राफ नहीं निकल पाता है, तो हम क्या है कि एग्जाम में गलती कर बैठते हैं। तो लोग आर एन अपॉन आर वन और लोग एन।
इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन जिसकी स्लोप tan थीटा आएगी 2। यदि आप ग्राफ बनाना चाहेंगे इसके बीच का, लोग एन क्या है, एरिया ऑफ nth बोर ऑर्बिट, एरिया किसके प्रोपोर्शनल है, n4/z²। इसी तरीके से यदि आप ग्राफ बनाएंगे लोग n/a1 और लोग n के बीच का, तो ग्राफ फिर से स्ट्रेट लाइन आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ग्राफ जो है ना tan थीटा डैश, इसकी स्लोप 4 आएगी। ओके, तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, इसकी स्लोप 2 होती है, इसकी स्लोप 4 होती है। ओके, ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अब आपको क्या है कि बात बता रहे हैं वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बारे में। फॉर्मूला निकालने का तरीका वही है। हमारे पास क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है, mvr = nh/2π। हमारे पास सर्कुलर पाथ की इक्वेशन क्या है, mv²/r = kz²/r²। इन इक्वेशन को अगर क्या है हम सोल्व करेंगे तो हमें क्या है कि वेलोसिटी मिल जाएगी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, 2πkZ²/nh। इसको अगर सोल्व करेंगे सिंपल लिखेंगे तो z/n × 2.18 × 10⁶ ये मीटर पर सेकेंड आएगा। कभी कभी लाइट की वेलोसिटी की फॉर्म में भी क्वेश्चन लिखा होता है, तो ये आएगा c/137। और c की वैल्यू तो जानते हैं आप, स्टैंडर्ड होती है, कितनी होती है c की वैल्यू, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वेलोसिटी का क्या है कि अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो जेड के साथ देखेंगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, एन के साथ देखेंगे तो ग्राफ हाइपरबोला आएगा। अगर आपसे पूछा जाए हाइड्रोजन एटम He++ और Li2+, n इक्वल टू क्या है कि 1 में, अगर क्या है कि हाइड्रोजन एटम He++ और Li2+, इनमें क्या है कि वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, इसमें फर्स्ट ऑर्बिट तो रेशियो देख सकते हैं, यहाँ जेड कितना है 1, यहाँ जेड कितना है 2, यहाँ जेड कितना है 3। n इक्वल टू 1 में पूछा, ऐसा आएगा। अगर आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन एटम के बारे में बात बोलता कि हाइड्रोजन एटम में n = 1, n = 3 में वेलोसिटी का रेशियो क्या आएगा, तो देखो v प्रोपोर्शनल क्या, z/n, z तो कांस्टेंट है, 1/1 = 1/2 = 1/3। तो सोल्व करेंगे तो याद रखना 1:2:3 मत लिख जाना, ये आएगा 6:3:2। ओके, ये आपका आंसर होगा। ये जिसमें है हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट बोर ऑर्बिट, सेकंड बोर ऑर्बिट एंड थर्ड बोर ऑर्बिट में स्पीड का रेशियो। ओके, तो डियर स्टूडेंट आपने वेलोसिटी देखा। अब आपको कभी टाइम पीरियड के बारे में पूछा जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से निकाल सकते हैं। देखो टाइम पीरियड क्या होगा, 2πr/v। टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है, r/v के। r किसके प्रोपोर्शनल था, n² के। v किसके प्रोपोर्शनल था, z/n के। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आएगा, n3/z²। ये आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी इसकी उल्टी होगी, फ्रीक्वेंसी किसकी प्रोपोर्शनल होगी, z²/n। ये आप ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। अगर करंट के बारे में पूछा जाए तो करंट भी आप निकाल सकते हैं। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आएगी उसको भी क्या है आप आसानी से क्या बता सकते हैं। करंट को क्या लिखते हैं, Q/T। Q कितना चार्ज, T को क्या लिख दिया 2πr/v। तो I किसके प्रोपोर्शनल है, V/r के। V किसके प्रोपोर्शनल था, z/n के। R किसके प्रोपोर्शनल था, n²/z के। तो करंट किसके प्रोपोर्शनल है कि z²/n के। ये आपको ध्यान रखना है। अगर क्या है कि आपको मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पूछा जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट लिखोगे आप I/a। I किसके प्रोपोर्शनल है, z²/n क्योंकि, और एरिया क्या है πr²। एरिया किसके प्रोपोर्शनल होता है, n4/z² के। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास किसके प्रोपोर्शनल आ गया, सीधे n के। ओके, ये ध्यान रखिए, z² से z² कट जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल आएगा, a क्या था πr², r क्या था n²/z, क्या हो जाएगा n4/z²। तो इस तरीके से क्या है कि मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप क्या है कि क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब आपको बात बता रहे हैं एनर्जी के बारे में, एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के बारे में। एनर्जी दो टाइप की यहाँ पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के पास, काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी। तो देखते हैं, ये आपका जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिवॉल्व कर रहे हैं जिसकी क्या है कि वेलोसिटी v है, सर्कुलर पाथ के रेडियस r है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं हम 12mv² से। और क्योंकि आपने क्या पढ़ा है mv²/r इक्वल टू क्या था, kz²/r²। तो इसको हम लिख देंगे kz²/2r।
आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि क्या क्या चीज देख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या है कि पॉजिटिव है। सेकंड बात क्या देख रहे हैं, आर इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। और क्या देख रहे हैं, आर इक्वल टू इन्फिनिटी बन जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो बन जाएगी। ये चीज आपने देखी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगी, के Q1 Q2 अपॉन आर, तो ये आ जाएगी आपको माइनस kZd² अपॉन आर। इसमें क्या देखा, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, आर इंक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, नेगेटिव साइन इसलिए, और आर इक्वल टू इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। आपको बात बता रहे हैं यहाँ पे क्या है टोटल एनर्जी के बारे में। टोटल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का सम। देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी है आपके पास, kZd² अपॉन 2r। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपके पास, kZd² अपॉन r। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका टोटल एनर्जी क्या होगी, माइनस kZd² अपॉन 2r। तो याद रखिए किसी भी क्या की गिवन ऑर्बिट में ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन 2 इन ए गिवन ऑर्बिट। ओके, अगर आप ग्राफ बनाना चाहेंगे तो ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन के एक्सप्रेशन में टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड स्टेट में है। इफ यू वांट टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बॉन्ड ऑफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन देन यू हैव टू सप्लाई एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड। जब टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी मींस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अट्रैक्शन से फ्री हो गया है। ओके, ग्राफ यदि आप बनाएंगे यहाँ पर टोटल एनर्जी सिर्फ एनर्जी लिखते हैं न्यूमेरिकल में, एनर्जी का मीनिंग टोटल एनर्जी होता है। ये यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ये ग्राफ आपके पास क्या है, देखो टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का। ये ग्राफ टोटल एनर्जी का है और ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी का है। तो याद रखिए ये आर है। तो आपने देखा ये ग्राफ किसका, काइनेटिक एनर्जी का, ये ग्राफ किसका, टोटल एनर्जी का, ये ग्राफ किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। ओके, अब आपने क्या है कि जितने न्यूमेरिकल यहाँ पे आएंगे न्यूमेरिकल आएंगे एन की टर्म में, लेकिन फॉर्मूला भी आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है आर के टर्म में। ओके, तो टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन को यदि आप एन की टर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, अभी आपने देखा था रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ का क्या फॉर्मूला था, n² अपॉन 4π² f kZd²। ओके, और टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था, माइनस kZd² अपॉन 2r। तो इस फॉर्मूले में r की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, n² अपॉन 4π² f kZd²। जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन इस तरीके से आएगा, माइनस 2π² mk² z² e4 अपॉन n² h²। ये आपका टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आएगा, जिसको आप चाहें तो यू लिख सकते हैं माइनस z² अपॉन n² इंटू 2π² mk² e4 अपॉन h²। इससे क्या है कि बुक्स में कई बार यू भी लिखा होता है RCH z² अपॉन n²। इस RCH को बोलते हैं रेडबर्ग एनर्जी, R को बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट। इस RCH की वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है ये इस तरीके से भी लिखा होता है, माइनस 13.6 z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपने देखा nth ऑर्बिट में एनर्जी किसी भी क्या है कि गिवन हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन एटम लाइक n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी डिवाइड बाय n² कर दीजिए, ये सीधा रिलेशन आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी करोगे तो भी आएगा, काइनेटिक एनर्जी इन nth ऑर्बिट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट डिवाइड बाय n²। पोटेंशियल एनर्जी में भी सेम रिलेशन लगाओगे, पोटेंशियल एनर्जी इन nth बोर ऑर्बिट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट डिवाइड बाय n²। तो रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको क्या है कि हाइड्रोजन एटम के लिए क्या है कि एनर्जी निकालनी है तो हाइड्रोजन एटम में जेड कितना हो जाएगा 1। तो हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या लगाओगे n इक्वल टू 1, सेकंड के लिए क्या लगाओगे n इक्वल टू, थर्ड के लिए क्या लगाओगे n इक्वल टू 3, फोर्थ के लिए क्या लगाओगे n इक्वल टू 4। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जब आप एनर्जी निकालेंगे तो फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आएगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड बोर ऑर्बिट में लिखेंगे तो माइनस 13.6 अपॉन 4 आएगा, तो उसको सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड बोर ऑर्बिट में जब आप n इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एनर्जी मिलेगी आपको माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ बोर ऑर्बिट में जब n इक्वल टू 4 रखेंगे तो आपके पास एनर्जी आएगी माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको याद रखनी है, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में एनर्जी का डिफरेंस आता है आपके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सेकेंड एंड थर्ड के बीच में डिफरेंस निकालेंगे तो ये आएगा आपका 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड एंड फोर्थ के बीच में जब एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड एंड फोर्थ के बीच में एनर्जी डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तीन एनर्जी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। कभी कभी 1 and 3 की भी जरूरत पड़ जाती है। 1 and 3 का एनर्जी डिफरेंस होता है 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 and 4 का क्या है कि एनर्जी डिफरेंस होता है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड 1 and 4 फर्स्ट ऑर्बिट एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस होता है फर्स्ट ऑर्बिट एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट का एनर्जी डिफरेंस होता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी में भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हो। ओके, तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट एनर्जी का डिफरेंस कितना था? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यदि आप एनर्जी लेवल के डायग्राम को बना दें तो उसको बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। तो देखो यहाँ पे जब एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे ना हाइड्रोजन एटम के लिए तो क्या मिलेगा? ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4 और ये n इक्वल टू इंफिनिटी। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है कि फर्स्ट बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ कितनी है? -1.5 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितनी है? -0.5 इलेक्ट्रॉन। ये डिफरेंस कितना है? ये डिफरेंस है यहाँ पे 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डिफरेंस कितना है? 1.89 इलेक्ट्रॉन। ये डिफरेंस कितना है? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 और 3 का डिफरेंस कितना है? 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 and 4 का डिफरेंस कितना है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 and 4 का डिफरेंस कितना है? 2 and 4 का डिफरेंस कितना है? निकाल सकते हो आप। -3.4 करेंगे, 0.85 करेंगे। बताओ कैलकुलेट करो कितना आएगा, बताओ। 3.4 में से 0.85 करोगे तो कितना है? ये आएगा 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे याद रखना, ये न्यूमेरिकल में अगर ये याद रहेगा तो तुरंत क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, 1 सेकेंड में सोल्व हो जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ। आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे? जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रही है, विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। देखो n बढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना। टोटल एनर्जी इंक्रीज होती है, नेगेटिव है ना, पोटेंशियल इंक्रीज होती है, एनर्जी डिक्रीज होती है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या याद रखोगे? ये कितना है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना है? 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना है? 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट difference between consecutive energy levels decreases, so energy levels comes closer to each other. This is very important result. With the increase in number of orbit, difference between consecutive energy levels decreases, so energy levels comes closer to each other. इसी से आप क्या की बताते हैं कि हाइड्रोजन एटम कभी कभी पूछा जाता है कि एक्सरे क्यों प्रोड्यूस नहीं करता। एक्सरे की मिनिमम एनर्जी होती है 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर की, 100 से 10,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन यदि ट्रांजिशन करेगा तो